प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, योर एसएस टीचर। आज आपको लेसन नंबर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन के विषय में कुछ बताना। देखिए, सर्वप्रथम तो खनिज क्या है। खनिज भूवैज्ञानिकों के अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाली ऐसी संरचनाएं हैं जो अवसादी व कायान्तरित चट्टानों के अंदर मिलते हैं। अब है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। खनिजों से हमें ऊर्जा मिलती है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के खनिज हैं। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम ऊर्जा के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे या ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के दो स्रोत प्रमुख माने गए हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। देखिए, परंपरागत स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से ही करते आ रहे हैं, जिनमें लकड़ी है, कोयला है, उपले है, पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है, जल विद्युत है। ये हमारे परंपरागत स्रोत हैं। इसके बाद गैर परंपरागत स्रोत, ये वे स्रोत हैं जिनका उपयोग हाल ही के कुछ वर्षों में करना शुरू किया है या प्रकृति में ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वालीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा को हम गैर परंपरागत ऊर्जा में गिनते हैं। अब इनके साधनों का या स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। पहले लेते हैं परंपरागत स्रोत। लकड़ी और उपले का प्रयोग हम करते आ रहे हैं, इस बात में ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है कोयला। देखिए, कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बताने की एक क्रिया है। देखिए, करोड़ों साल पहले पृथ्वी के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में जंगल थे। पृथ्वी की आंतरिक हलचल या भूकंप आदि के कारण ये जंगल नष्ट हो गए और नष्ट होकर के जमीन में दब गए। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी पाकर के ये जंगल झुलस गए, जल गए और कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। आज हम विभिन्न स्थानों से कोयले को निकालते हैं और इसका उपयोग करते हैं। कोयला मुख्य रूप से प्रकृति में 4 प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले है एंथ्रासाइट। यह कोयले की सबसे उत्तम किस्म है, जिसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा है बिटुमिनस। ये कोयले की दूसरी किस्म है, जिसमें 70 से लेकर के 90% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट, ये कोयले की तीसरी किस्म है, जिसमें 50 और 70 के बीच में कार्बन की मात्रा रहती है। इसके बाद सबसे निम्न कोटिया कोयला है पीट कोयला। इस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा 50% से कम है। तो ये कोयला हमारे यहाँ सबसे अधिक बिजली बनाने में ही उपयोग होता है, क्योंकि बड़े बड़े हमारे यहाँ विद्युत प्लांट लगे हुए हैं जिनमें कोयले के द्वारा ही बिजली का उत्पादन किया जाता है। कोयले को हम काला सोना भी कह देते हैं, क्योंकि इसका महत्व हो जाता है। भारतवर्ष में कोयला मुख्य रूप से छोटा नागपुर का जो पठार क्षेत्र है, जिसमें आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि का क्षेत्र शामिल है, यहां मिलता है। कुछ भाग उड़ीसा का भी इसमें शामिल है। तो छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र के अलावा कुछ कोयला जम्मू कश्मीर में भी है, कुछ कोयला कर्नाटक में भी है, लेकिन वो खाने नाम मात्र। मुख्य रूप से तो ये छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र में ही कोयला मिलता है। अब कोयले के उपयोग केवल विद्युत बनाने में ही नहीं होता,
बल्कि घरेलू ईंधन के रूप में भी हम इसका उपयोग प्राचीन समय से ही करते आ रहे हैं। अब आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग इतना अधिक है कि इसके बिना हमारी कोई भी वाहन या व्हीकल नहीं चल सकती, कोई भी मशीन नहीं चल सकती। ये प्रकृति में कैसे बना और इसके बनने में क्या परिस्थितियां शायद। देखिए, नदियां अपने साथ अनेक प्रकार की अवसादों को बहा के लाती थी। समुद्रों में अनेक जीव जंतु थे, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां थी जो मरी और इन अवसादों के नीचे दबती चली। मगरमच्छ भी थे, अनेक जीव थे, सभी जीवाणु थे। जब ये जीव पृथ्वी के अंदर दबते रहे, प्रत्येक जीव के अंदर चर्बी, वो चर्बी पिघलती गई और पेट्रोलियम के रूप में बदल गई। फिर वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों के माध्यम से कुएं खोद करके पाइप के माध्यम से इस पेट्रोलियम अर्थात कच्चे तेल को बाहर निकाला। फिर इसे बड़ी बड़ी रिफाइनरी में यानी तेल शोधक शालाओं में या प्रसंस्करण में ले जाया, वहां इस पेट्रोलियम को साफ किया और इससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, ग्रीस आदि पदार्थ प्राप्त किए गए। ग्रीस पेट्रोलियम का अंतिम उत्पाद है। ये सभी उत्पाद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को देखते हुए भी पेट्रोलियम को हम तरल सोना कहते हैं और इसका अधिकांश उपयोग भी बिजली बनाने में या ऊर्जा पैदा करने में ही किया जाता है। तीसरा है जल विद्युत। ये भी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। नदियों के ऊपर बांध बना करके काफी ऊंचाई से पानी को टरबाइन पर गिरा करके हम विद्युत पैदा करते हैं, जो कि हमारी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। अब आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम नामक तत्वों से मिलती है। इसमें बड़ी बड़ी परमाणु भट्टियां लगाई जाती हैं और इनकी सहायता से यूरेनियम और थोरियम के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में बिजली यानी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। परमाणु ऊर्जा कोयले से प्राप्त ऊर्जा की अपेक्षा कम प्रदूषण फैलाती है, जबकि कोयले से प्राप्त ऊर्जा अधिक प्रदूषण फैलाने वाली होती है। ये तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब आते हैं गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोतों में सर्वप्रथम है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहां सूर्य की अपार ऊष्मा मिल जाती है, जिसे फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा विद्युत के अंदर इस ऊर्जा को बदल देते हैं। और जो हमारे देश में गुजरात के माधोपुर में एक सौर संयंत्र है, जो कि दूध से बर्तनों को साफ करने में काम लेते हैं, सबसे बड़ा प्लांट है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर भी सोलर प्लांट लगे हैं। तो ये सौर संयंत्र आने वाले समय में ऊर्जा की पूर्ति करने का एक बहुत अच्छा साधन होंगे। प्रदूषण रहित होंगे, पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हमें साफ ऊर्जा आवश्यकता। अब आता है पवन ऊर्जा। देखिए, पवन ऊर्जा भी ऊर्जा का एक गैर परंपरागत है, क्योंकि वायु में चलती है, तो इसके माध्यम से भी हम ऊर्जा उत्पन्न करके बिजली पैदा कर सकते हैं। पवन चक्की इस प्रकार का उदाहरण है। इसके साथ साथ ज्वार की ऊर्जा। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो पानी ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है। ऊपर चढ़ते पानी को ज्वार बोलते हैं, नीचे उतरते पानी को भाटा कहते हैं। तो उस समय भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा के माध्यम से भी हम बिजली बनाते हैं। भूतापीय यानी भूमि का आंतरिक भाग, भूमि का ताप, गर्मी, उससे भी विद्युत बनाई जा सकती है। ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, जिन स्रोतों का उपयोग अभी इतना अधिक मात्रा में नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऊर्जा के स्रोत के रूप में इनका उपयोग सबसे अधिक होगा। अब आता है ऊर्जा संरक्षण क्या है।
भविष्य के लिए ऊर्जा को बचा के रखना ही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। अब इस संरक्षण में हमें क्या करना चाहिए? जब हमें आवश्यकता ना हो उस समय बिजली के स्विच बंद कर देना चाहिए। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक हमें अपने घर में या बाहर विद्युत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, तभी हम आने वाले समय में ऊर्जा को बचा के रख सकते हैं। ये तो हो गए भाई ऊर्जा के स्रोत। अब आता है कि भाई बायोगैस और प्राकृतिक गैस में होता है। देखिए, प्राकृतिक गैस इसे हम जमीन के अंदर से निकालते हैं और ये भी ऊर्जा बना देती है। प्राकृतिक गैस एक महंगा संयंत्र होता है, जबकि बायोगैस को हम गले सड़े कूड़े कचरे गोबर इत्यादि से बनाते हैं। यह घरों के अंदर भी आसानी से बनाई जा सकती है। यह प्राकृतिक गैस की तुलना में बहुत अधिक सस्ती होती है। तो बायोगैस और प्राकृतिक गैस में यही अंतर है। अब आता है कि धुआं रहित चूल्हा या सौर संयंत्र। देखिए, सौर संयंत्र से प्राप्त ऊर्जा हमें शुद्ध मिलती है और धुआं रहित चूल्हे से धुआं नहीं निकलता, और धुआं नहीं निकलेगी तो हमारा स्वास्थ्य यानी हमारी सेहत जो है वो सही होती है। अब आपके सामने शुरू में दिख रहा है कि खनिज जो है चट्टानों में, तो ये चट्टान क्या है, कितने प्रकार की? देखिए, चट्टान शब्द को सुन करके ये अनुमान लगता है कि ये कठोर चीज है, वस्तु है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब उसे चट्टान के स्थान पे शैल कहना आरंभ कर दिया है। क्योंकि जो शैल है वो क्यों नाम रखा है? वो इसलिए रखा है क्योंकि कुछ चट्टानें तो बड़ी कठोर है और कुछ चट्टानें बड़ी नरम है, और जबकि चट्टान कठोरता का प्रतीक हो रहा था, तो वैज्ञानिकों ने इसे शैल का नाम दिया। अब ये शैल कितने प्रकार की होती है? पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार की शैलें पाई जाती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये अग्नि के द्वारा बनती है, अर्थात गर्म पदार्थ। पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ही गर्म है, जिसके अंदर पिघली हुई अवस्था में तरल पदार्थ और गैसें। जब ये तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता है तब इसको मैग्मा बोलते हैं, और जब ये तरल पदार्थ भूपृष्ठ को फाड़ करके भूमि से बाहर निकल आता है तब इसको लावा कहते हैं, और ये लावा ही आसपास के क्षेत्रों में फैल करके जम जाता है और इस प्रकार जो चट्टान बन जाती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बाह्य वेदी। जो भूमि के नीचे बनती है, अंदर बनती है, उसे आंतरवेदी कहते हैं, और जो बाहर बनती है उसे बहिर्वेदी कहते हैं। दूसरी है अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान जिसका नाम है। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि अवसाद जमते हैं, परत के ऊपर परत जम जाती है तो चट्टानों का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि नदियां अपने साथ अवसाद समुद्र में डालती हैं, वो अवसाद जमते रहते हैं और उनके ऊपर परतों की परत जम जाती है। भूकंप वगैरह का पदार्थ ऊपर उठता है, चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ये अवसादी चट्टान है। अधिकांश खनिज अवसादी चट्टानों के अंदर ही बनते हैं। अब आता है कायांतरित चट्टान। देखिए, ये वो चट्टान है कायांतरित, जिनका रूप बदल जाए, कि काया ही पलट जाए, वो काया, अर्थात किसी जैसे उदाहरण के लिए चूने की खान है, और उस चूने की खान का रूप बदल के संगमरमर के पत्थर बन जाए तो उस पत्थर वाली खान को हम कहेंगे काया।
कायांतरित चट्टान, क्योंकि वो रूप बदलने से, चूने के पत्थरों से वो संगमरमर के पत्थरों में तब्दील हुई है। तो ऐसी चट्टान को हम कहते हैं कायांतरित चट्टान। तो ये खनिज जो है कायांतरित और अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये आपके थे भाई ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, चट्टान। अब इस पाठ के अंदर केवल इतना ही बताया गया है और आगे के लिए अब आपको इसमें प्रश्न बता देते हैं। कृपा करके आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, भाई खनिज क्या है? ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला कितने प्रकार का होता है और ये भारत में कहां कहां मिलता है? पेट्रोलियम के क्या उपयोग हैं? ऊर्जा को बचाने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए? बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? इनका वर्णन कीजिए। ये आपके